ओके बच्चा पार्टी वी विल स्टार्ट विद केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। अपन कर रहे थे कल साइंस 1 का रिवीजन। इसमें हम सारे पीवाईक्यूज जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हैं विल डील विद देम, ठीक है। एंड वी विल हैव एन एक्सप्लेनेशन। ओके, आपके महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के सारे क्वेश्चंस है साइंस 1 में। तो केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस का चैप्टर है। द रिएक्शन ऑफ आयरन नेल विद कॉपर सल्फेट। तो आयरन नेल भाई साहब क्या करेगा? आयरन नेल है और ये है कॉपर सल्फेट। आयरन नेल विद कॉपर सल्फेट, तो ये हो गया आपका सॉलिड, ये हो गया एक्वस सोल्यूशन। ये क्या बनाएगा बोलो? आयरन सल्फेट विच इज बेसिकली एक्वस सोल्यूशन प्लस कॉपर विच इज इन सॉलिड फॉर्म, ठीक है। तो आयरन नेल प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स यू दिस। ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आयरन भाई साहब आपका हाइयर है। आयरन इज हाइयर इन रिएक्टिविटी सीरीज देन कॉपर, ठीक है। तो ऑब्वियसली आयरन क्या करेगा? कॉपर को डिस्प्लेस करेगा। कॉपर को क्या करेगा भाई साहब? डिस्प्लेस करेगा। आयरन विल डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन। आयरन विल डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन, ठीक है। तो इसको अपन क्या बोलेंगे? दिस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। इसको अपन बोलेंगे भाई साहब डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। दिस इज डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट है। आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है, ठीक है। क्लियर है? सो दिस विल बी 2019 का क्वेश्चन है। ओके, द क्रिस्टल्स ऑफ फेरस सल्फेट, एनीवन? क्या कलर हो जाएगा इसका? नहीं, ब्लू हमेशा कॉपर का होगा, ज्यादा करके जितने भी आपके होंगे कॉपर के होंगे। दिस विल बी ग्रीन इन कलर, सो दिस इज पेल ग्रीन इन कलर। फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट भाई साहब ऐसा होता है FeSO4 इंटू आप लिख सकते हैं XH2O, ठीक है। ये आपका क्रिस्टल का फॉर्मूला है। ये एक्स आपका कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स हैं एंड दे आर जनरली व्हाट? दे आर पेल ग्रीन इन कलर। दे आर पेल ग्रीन इन कलर। ये कलर आता है इनका भाई साहब इस वाटर के एसोसिएशन से। वाटर के एसोसिएशन से कलर आएगा, ठीक है। क्लियर है? दे आर जनरली पेल ग्रीन इन कलर पीपल, ठीक है। फेरस सल्फेट, कॉपर सल्फेट आपका ब्लू होता है जनरली, ठीक है। कॉपर सल्फेट के सॉल्ट्स, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन ये जनरली आपका ब्लू होता है, लेकिन फेरस सल्फेट आपका प्लेन ग्रीन होगा, ठीक है। ओके, द कन्वर्जन ऑफ फेरस सल्फेट इनटू फेरिक सल्फेट इज व्हाट? तो देखो फेरस सल्फेट क्या है? फेरस सल्फेट मतलब आपका फेरस, तो फेरस सल्फेट, सल्फेट का वैलेंसी होता है 2, आयरन का वैलेंसी यहाँ पे 2 है। जब तक हम फेरस बोलेंगे, फेरस सल्फेट मतलब हम यहाँ पे बोल सकते हैं आयरन, ऐसा भी लिख सकते हैं आयरन 2 सल्फेट, आयरन 2 सल्फेट। तो ये हो गया F2, तो ये कैंसिल, ये हो गया आपका FeSO4, ठीक है। क्लियर है? एक मिनट, ठीक है। आप अगर फेरिक सल्फेट देखेंगे अपन, फेरिक सल्फेट, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका भाई साहब आयरन 3 सल्फेट, आयरन 3 सल्फेट। तो ये हो गया Fe और ये हो गया आपका SO4, ठीक है। ये हो गया आपका 2 और ये हो गया आपका 3, तो ये हो जाएगा क्या? Fe2SO4 3। समझ में आ रहा है? आयरन 3 सल्फेट, ये फेरस सल्फेट है भाई साहब। यहाँ पे भी आपका 1 1 हो गया, तो आपका कंपाउंड FeSO4 हो गया, और यहाँ पे कंपाउंड क्या हो गया? Fe2SO4 3। अब यहाँ पे देखो आयरन, ठीक है, और ये ऑक्सीजन, ठीक है। आयरन यहाँ पे जब 1 है तो ऑक्सीजन कितने हैं? 4 है ना। इस पे आते हैं, देखो इस पे, ठीक है। आयरन यहाँ पे जब 2 है, ऐसे देख लो, तो ऑक्सीजन कितने हैं? 4 3 12। तो आयरन यहाँ पे जब 1 है तो ऑक्सीजन कितने होंगे? 12/2 दैट इज 6। तो आयरन का 1, ऑक्सीजन का 6, यहाँ पे आयरन का 1, ऑक्सीजन का 4। तो यहाँ पे आयरन के साथ ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ गई है। इसका मतलब क्या हुआ? ये ऑक्सीडेशन। एक आयरन के साथ 4 ऑक्सीजन थे, यहाँ पे एक आयरन के साथ 6 ऑक्सीजन है। सो यहाँ पे इसका मतलब ऑक्सीजन आपका भाई साहब बढ़ गया, ऑक्सीजन इज इंक्रीज। और जहां पे भी जिस भी रिएक्शन में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है, उस रिएक्शन को अपन क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। सो दिस विल बी बेसिकली ऑक्सीडेशन। आर वी अंडरस्टैंडिंग कि भाई ये ऑक्सीडेशन क्यों है? क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ गई है, ठीक है। द क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन हैज इंक्रीज एंड हेंस
This is known as oxidation. Okay. Study the following chemical reactions and answer the questions. यहाँ पे आपका AgNO3 plus NaCl, AgCl plus NaNO3. ठीक है? Okay. ये आपका भाई साहब AgCl. Identify and write the type of chemical reaction. किस टाइप का केमिकल रिएक्शन है भाई साहब ये बताइए. दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ये किस टाइप का केमिकल रिएक्शन है भाई साहब? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? AgNO3 plus NaCl, AgCl plus NaNO3. ये आपका प्रेसिपिटेट बना रहा है. राइट द डेफिनेशन ऑफ द अबव केमिकल रिएक्शन. तो डेफिनेशन क्या है भाई साहब? तो यहाँ पे आपका इन सॉल्ट सोल्यूशन में आपके क्या हो रहे हैं भाई साहब? मैं सिर्फ कीवर्ड्स लिख रहा हूं जो आपके आंसर में होने चाहिए. आयंस का एक्सचेंज होता है. जनरली रिजल्ट्स in the formation of a precipitate. ठीक है? ये फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट, आयंस का एक्सचेंज, सॉल्ट के सोल्यूशन में आयन का एक्सचेंज होता है. तो दीज आर बेसिकली सॉल्ट सोल्यूशंस और यहाँ पे आयंस का एक्सचेंज हुआ है. ठीक है? मतलब सिल्वर आयंस जो है भाई साहब वो क्लोरीन आयंस के साथ कंबाइन कर गए और बन गया AgCl. ठीक है? और इसी तरह से सोडियम आयंस जो है वो आपके नाइट्रेट आयंस के साथ कंबाइन कर गए और ये बन गया NaNO3. तो यहाँ पे आयंस का एक्सचेंज हो रहा है. ठीक है? फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट. राइट द डेफिनेशन ऑफ द अबव. सो दिस इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन व्हिच salt solutions combine with each other, exchange of ions takes place and generally there is a formation of a precipitate. ठीक है? Okay. Write the names of the reactants and products. तो आपका भाई साहब ये क्या है? सिल्वर नाइट्रेट. दिस इज सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन है भाई साहब. ठीक है? और ये क्या है बोलो? सोडियम क्लोराइड और ये आपका सोल्यूशन. ठीक है? ये भी आपका सोल्यूशन, सॉलिड नहीं होगा ये. एस मतलब सॉलिड हो जाता है, सॉरी. ठीक है? तो सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन. ये क्या है भाई साहब? आपका सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट. ये हो जाएगा आपका भाई साहब सोडियम नाइट्रेट सोल्यूशन. ठीक है? ओके. राइट द नेम्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द अबव रिएक्शन. तो ये हो गया रिएक्टेंट्स और ये हो गया आपके प्रोडक्ट्स. ठीक है? ओके. Explain the similarity and difference in two events, namely adding NaOH to water and CaO to water. ठीक है? जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? एक बेस है. ठीक है? तो ये एक बेस है. इस पे अगर आपने वाटर को ऐड किया तो ये क्या बनाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस. ठीक है? तो बेस का एक्वस बनना मतलब क्या हो जाएगा भाई? बेस तो तभी रिएक्ट करेगा ना जब उसको आप एक्वस करेंगे. तो यहाँ पे कोई चेंज, नो चेंज, देयर इज नो चेंज. ठीक है? यहाँ पे कोई चेंज नहीं हो रहा है. बेस का आप एक्वस सोल्यूशन ले रहे हैं, केमिकल चेंज नहीं है. ठीक है? नो केमिकल चेंज बिकॉज नो न्यू प्रोडक्ट्स आर फॉर्म. कोई न्यू प्रोडक्ट्स भाई साहब आपके नहीं बन रहे हैं. लेकिन जब कैल्शियम ऑक्साइड को आप वाटर के साथ ऐड करते हैं तो एक नया प्रोडक्ट बनता है विच इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. दिस इज अ न्यू प्रोडक्ट. तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? केमिकल चेंज हो रहा है. हालांकि इसमें भी हीट इन्वॉल्व होगा और इसमें भी हीट निकलेगा, दोनों में हीट निकलेगा. लेकिन एक में कोई नया प्रोडक्ट नहीं फॉर्म हो रहा है, एक में नया प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है. ठीक है? सो यहाँ पे आपका देखो, आपको दोनों पूछा है, सिमिलैरिटी और डिफरेंस. 2019 का क्वेश्चन है. कोई भी एसिड या कोई भी बेस एसिड या बेस की तरह तभी बिहेव करेगा जब उसका आप वाटर में सोल्यूशन लेंगे. ठीक है? एनी एसिड और एनी बेस will behave as an acid or a base when we take their aqueous solutions. Any acid will behave. तो आपका देखो यहाँ पे adding NaOH to water, heat is given during this process, so it's an exothermic process. यहाँ पे heat रिलीज हो रहा है तो ये आपका किस टाइप का प्रोसेस हो जाएगा? एक्सोथर्मिक प्रोसेस. हीट इज गिवन अवे ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, तो ये आपका क्या हो जाएगा? दोनों भी आपके एक्सोथर्मिक है. सोडियम हाइड्रोक्साइड का वाटर में डिसॉल्व होना एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है और कैल्शियम ऑक्साइड का वाटर में डिसॉल्व होना भी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है. बोथ आर हीट रिलीजिंग प्रोसेस. तो ये हो गई इन दोनों की सिमिलैरिटी. ठीक है? सो इफ यू डिसॉल्व सोडियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर, ये आपका बेसिकली ये कोई नया रिएक्शन नहीं है,
ये सिर्फ आपका डिसोल्यूशन है। डिसोल्यूशन मतलब क्या होता है? डिसॉल्विंग इन वाटर, ठीक है। जैसे आप शक्कर को घोल रहे हैं पानी में, कोई नया प्रोडक्ट नहीं फॉर्म हो रहा है। जैसे आप सॉल्ट को घोल रहे हैं पानी में, कोई नया प्रोडक्ट नहीं फॉर्म हो रहा है। ये डिसोल्यूशन का प्रोसेस है, डिसॉल्विंग का प्रोसेस है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक नया प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज एन एंटायरली न्यू प्रोडक्ट, ठीक है। दोनों में हीट रिलीज हो रहा है, तो हम ये बोल सकते हैं सिमिलरिटी। अभी डिफरेंस क्या हो जाएगा बोलो? नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म as the process involves only and only dissolution। सिर्फ और सिर्फ भाई साहब क्या हो रहा है यहाँ पे? डिसॉल्विंग हो रही है। The aqueous solution of sodium hydroxide is a strong base। ये भाई साहब आपका क्या है? ये aqueous solution है, ये आपका बेस है। This is basically behaving as a base, ठीक है। न्यू सब्सटेंस यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो रहा है, ये भी एक बेस है डेफिनेटली, लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज कैल्शियम ऑक्साइड या वाटर दोनों से अलग है, ठीक है। ये भी एक बेस ही है, ठीक है, लेकिन नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, विच इज लेस सोल्यूबल एंड एक्वस सोल्यूशन इज अ वीक बेस, ठीक है। ये आपका वीक बेस है। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं ये एक स्ट्रॉन्ग बेस बना रहा है, ये एक वीक बेस बना रहा है, लेकिन एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है। दिस इज बेसिकली रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सब्सटेंस। दिस इज जस्ट अ डिसोल्यूशन प्रोसेस, ठीक है। क्या ये भेदभाव समझ में आ रहा है? क्या सिमिलरिटी समझ में आ रही है? सिमिलरिटी, दोनों में हीट रिलीज होगा, और डिफरेंसेस, एक में नया प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है विच इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज अ वीक बेस, और एक में कोई नया प्रोडक्ट नहीं फॉर्म हो रहा है, इट्स जस्ट अ डिसोल्यूशन प्रोसेस, एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड हैपेंस टू बी अ स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। ये आपके ओके। यहाँ पे भाई साहब आपका क्या है? कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। क्या कर रहे हैं हम भाई साहब? कॉपर सल्फेट, ये आपका है कॉपर सल्फेट जो एक्वस सोल्यूशन में है, प्लस आयरन सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। तो ये क्या बना रहा है भाई साहब? आपका FeSO4 प्लस Cu विच इज सॉलिड, ठीक है। ये FeSO4 भाई साहब क्या हो जाएगा? एक्वस। तो दिस टाइप क्या टाइप ऑफ रिएक्शन है भाई साहब? ये आपका हो जाएगा सिंगल डिस्प्लेसमेंट, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्योंकि ये 2 मार्क्स का सवाल है, मेरा सुझाव है कि आप इसमें सारे प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स के नाम लिख दीजिए। तो यहाँ पे हो गया आपका कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। ये हो जाएगा भाई साहब आपका आयरन, ठीक है। ये हो जाएगा आपका फेरस सल्फेट सोल्यूशन, ये हो जाएगा आपका कॉपर, ठीक है। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम तो कौन से टाइप का रिएक्शन हो गया ये? व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस? सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर है भाई साहब? ओके ओके ओके। ये आपका भाई साहब मैंने आंसर यहाँ पे, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल है, डिफिकल्ट सवाल है क्योंकि यहाँ पे कैथोड और एनोड रीजन में क्या रिएक्शंस हो रहे हैं उस पे सवाल पूछा, बाकी तो कुछ डिफिकल्ट नहीं है इसमें। जैसे यहाँ पे क्या है? व्हाट इज रस्ट, ठीक है। तो रस्ट होता क्या है? फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। तो आपका केमिकल नेम अगर देखोगे रस्ट का क्या होता है? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं बोलो? Fe2O3 into XH2O, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। दिस इज रस्ट, ठीक है। दिस इज बेसिकली रस्ट, ओके। तो अब ये और क्या बोल सकते हैं? अभी आपने सबने रस्ट देखा ही होगा, कैसा होता है? रेडिश ब्राउन होता है। व्हाट इज इट्स कलर? इतना तो अपन लिख ही सकते हैं भाई साहब, इट इज रेडिश ब्राउन इन कलर, रेडिश ब्राउन इन कलर, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड रेडिश ब्राउन इन कलर, ठीक है। ओके। और क्या है भाई साहब? केमिकल फॉर्मूला, ये एक्स आपका कुछ भी वैल्यू ले सकता है, 1 2 3 4, ठीक है। केमिकल फॉर्मूला, एनोड रीजन कैथोड रीजन भाई साहब क्या हो जाएगा? एनोड रीजन भाई साहब, एनोड रीजन में क्या हो रहा है? Fe भाई साहब क्या बना रहा है? Fe2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, और कैथोड रीजन में क्या हो रहा है? Fe2 प्लस भाई साहब क्या बना रहा है? Fe3 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये आपका कैथोड रीजन, ओके। राइट द रिएक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन। व्हाट इज कोरोजन? कोरोजन होता क्या है? ठीक है, metals get attacked by substances around it, such moisture, acids etc. metal is said to corrode due to this attack। तो इसके वजह से मेटल क्या हो जाएगा? corrode, ठीक है। metal is going to corrode and the process is called corrosion, और इसी को अपन क्या बोलेंगे भाई साहब? corrosion, ठीक है। metals इससे corrode होते हैं। metals का अभी यहाँ पे बोल सकते हैं corrode मतलब आपका क्या है? decaying है। metals भाई साहब आपके decay होते हैं, ठीक है, weak हो जाते हैं। metals basically decay होते हैं, weak हो जाते हैं। they change into flakes, मतलब क्या हो जाता है भाई साहब? इनका पपड़ियां निकल जाती हैं, है ना। मेटल्स में से पपड़ियां निकल जाती है तो फ्लेक्स में चेंज हो जाते हैं। डीके होना, वीक हो जाना, देयर कन्वर्जन इनटू फ्लेक्स, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड रस्टिंग, ठीक है। जनरली मेटल्स अंडरगो रस्टिंग,
ठीक है भाई साहब, ये वाला पार्ट थोड़ा सा आपका डिफिकल्ट हो सकता है, तो इसको नोट कर लीजिए अगर आपका एनोड और कैथोड में रिएक्शन पूछ लिया। ठीक है, आइडेंटिफाई ए एंड बी फ्रॉम द टेबल। तो यहाँ पे भाई साहब आपका लाइमस्टोन है, ये लाइमस्टोन है, इसको अपन ने हीट किया है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा बोलो, CaO प्लस CO2। ठीक है, और क्या हो जाएगा बोलो, लाइमस्टोन है ये, ए एंड बी, तो दूसरा रिएक्शन क्या हो जाएगा बोलो, दो प्रोडक्ट्स फॉर्म हो रहे हैं ना, दो प्रोडक्ट्स फॉर्म हो रहे हैं, ये क्या हो जाएगा भाई साहब आपका CaO प्लस CO2। ठीक है, ये हो गया आपका क्या भाई साहब, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, और ये हो गया आपका क्या भाई साहब, कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, आर बी क्लियर ऑन दिस वन। तो लाइमस्टोन को अगर आपने हीट किया है तो ये कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो गया, आर बी क्लियर। ठीक है, ओके। तो आपका प्रोडक्ट ए क्या हो जाएगा, ए इज कैल्शियम ऑक्साइड, और बी आपका क्या हो जाएगा बोलो, कार्बन डाइऑक्साइड। ये हो गया आपका CaO और ये हो गया आपका CO2, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। आंसर द फॉलोइंग, राइट द एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक नेचर। तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 2KClO3, KClO3 ये सॉलिड है, ये क्या बना रहा है, इसको अपन ने हीट किया तो ये क्या बना, 2KCl दैट इज सॉलिड प्लस 3O2। ठीक है, 2KCl प्लस 3O2, आर बी क्लियर। ओके, ये तो बना दिया आपका, राइट एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। तो यहाँ पे क्या है भाई साहब, क्योंकि ये है तो इसका मतलब ये हीट ले रहा है। ठीक है,
So the reactants are taking heat. Reactants are taking heat. तो यहाँ पे ये रिएक्शन क्या हो जाएगा भाई साहब आपका एंडोथर्मिक. दिस रिएक्शन इज एंडोथर्मिक. ठीक है. बैलेंस द केमिकल इक्वेशन. आपका भाई साहब यहाँ पे बैलेंस करना है NaOH एक्वस प्लस H2SO4. ये हो गया एक्वस. Na2SO4 एक्वस प्लस H2O दैट इज लिक्विड. ठीक है. क्या हो जाएगा भाई साहब इसका बताइए. बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे तो ये हो गया 2NaOH. तो ये हो गया आपका Na2SO4 प्लस H2O. ठीक है. दिस इज बेसिकली द बैलेंस केमिकल इक्वेशन. फ्रॉम द गिवन रिएक्शन आइडेंटिफाई द ऑक्सीडेंट. तो यहाँ पे ऑक्सीडेंट भाई साहब आपका क्या है CuO प्लस H2. Cu प्लस H2. ठीक है. Cu प्लस H2O. तो आपका भाई साहब किसका यहाँ पे ऑक्सीडेंट. अभी देखो इसने ऑक्सीजन को खोया है. ठीक है. सो दिस इज व्हाट रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को अपन क्या बोलते हैं रिडक्शन. ठीक है. यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन तो इसको अपन क्या बोलते हैं ऑक्सीडेशन. ठीक है. रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन दैट इज रिडक्शन. एडिशन ऑफ ऑक्सीजन दैट इज ऑक्सीडेशन. ठीक है. तो आपका भाई साहब यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है. ऑक्सीडेशन हो रहा है भाई साहब आपका CuO का. ठीक है. रिडक्शन किसका हो रहा है भाई साहब. रिडक्शन किसका हो रहा है भाई साहब H2 का. सॉरी क्या लिख दिया मैंने. ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है भाई साहब H2 का. रिडक्शन किसका हो रहा है भाई साहब CuO का. ठीक है. तो यहाँ पे आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो जाएगा जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा दैट इज CuO. और रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो जाएगा भाई साहब आपका H2. ठीक है. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल. क्लियर है क्लियर है क्लियर है. ओके ओके ओके. Scientific reasons. When edible oil is left aside for a long time, it undergoes oxidation. जब edible oil को हम बहुत देर तक रहने देते हैं तो ये क्या हो जाएगा इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा. ठीक है. इट इज रिकमेंडेड टू यूज एयर टाइट कंटेनर्स. तो आपने भाई साहब यहाँ पे ऑयल रखा हुआ है और आप एयर टाइट कंटेनर्स यूज कर रहे हो. ठीक है. एयर टाइट कंटेनर. ठीक है. एयर टाइट कंटेनर क्यों यूज करते हैं ताकि एयर आपका भाई साहब ऑयल के साथ ऑक्सीडाइज ना हो जाए. When edible oil is left for aside for a long time, इसका क्या होता है भाई साहब आपका ऑक्सीडेशन. ड्यू टू दिस द टेस्ट एंड स्मेल ऑफ ऑयल चेंजेस एंड बिकम्स रैंसिड. तो इस प्रॉपर्टी को अपन क्या बोलेंगे रैंसिडिटी. दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज रैंसिडिटी. फूड इज कुक्ड इन दिस इट्स टेस्ट आल्सो चेंजेस. thus the oil will become unfit for consumption. ये भाई साहब कंजम्पशन नहीं कर सकते इसका. दिस प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ ऑयल कैन बी स्लोड डाउन बाय स्टोरिंग इट इन एयर टाइट कंटेनर. तो हम इसको एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके इसको चेंज कर सकते हैं. Hence it is recommended to use airtight container for storing oil for a long time. ठीक है. तो एयरटाइट कंटेनर्स हम यूज करते हैं. तो आपके एयरटाइट कंटेनर का फायदा क्या है भाई साहब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा किसको ऑयल को. ठीक है. एयरटाइट कंटेनर अगर आप यूज करते हैं तो ऑक्सीजन जो अभी तक ऑयल को मिल रहा था और जो इसका ऑक्सीडेशन करा कर इसको क्या कर रहा था रैंसिड. रैंसिड मतलब क्या होता है कोई बैक्टीरिया वायरस नहीं होता है इसका स्मेल खराब हो जाता है. आप देखो कोई वड़ा पाव को अगर आप तल के रखेंगे या कोई भी चीज समोसा वगैरह तल के रखेंगे और उसको रख देंगे अगर आप तो 4-5 घंटे बाद आप उसको खा नहीं पाएंगे. इसलिए नहीं कि उसमें कोई बैक्टीरिया वायरस लग गया है इसलिए क्योंकि वो रैंसिड बन चुका है. ठीक है. उसका ऑक्सीडेशन हुआ है तो वो रैंसिड बन चुका है. ठीक है. आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन गिवन बिलो. तो यहाँ पे भाई साहब आपका क्या है CuSO4 है प्लस Fe. ये क्या बना रहा है आपका FeSO4 प्लस Cu. ये किस टाइप का रिएक्शन है भाई साहब ऑब्वियसली यहाँ पे कॉपर अपने सॉल्यूशन से डिस्प्लेस हो रहा है किससे आयरन से. सो दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. आप इसको सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोल सकते हैं. ठीक है. यू कैन ऑल्सो कॉल दिस एज सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. आपका 2Mg प्लस O2 ये क्या बना रहा है भाई साहब आपका 2MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो ये किस टाइप का रिएक्शन हो गया भाई साहब आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ठीक है. KClO3 है. ठीक है. 2KClO3 है. इसको अपन ने हीट किया है तो ये क्या बना 2KCl प्लस 3O2. ठीक है. तो ये किस टाइप का रिएक्शन हो गया भाई साहब डिकम्पोजिशन. आप इसको लिख सकते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन. ठीक है. थर्मल डिकम्पोजिशन. थर्मल डिकम्पोजिशन क्यों क्योंकि भाई साहब आप इसमें क्या यूज कर रहे हैं हीट और ये टूट रहा है बेसिकली. दिस इज बेसिकली डिकम्पोजिंग इनटू टू. क्लियर है. ओके ओके ओके.
चलिए अभी हम दूसरे चैप्टर पे मूव करते हैं, विच इज बेसिकली व्हाट, विच इज इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ओके। इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ऑब्जर्व द फॉलोइंग डायग्राम एंड चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। यहाँ पे आपको करेक्ट ऑल्टरनेटिव चूज करना है। द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन ए इज लार्जर देन इन बी। बताइए भाई साहब क्या हो जाएगा। देखो ध्यान से देखो, ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, यहां पे आपका वोल्टेज सप्लाई कितने का है, 5 वोल्ट का। और यहां पे भी देखोगे वोल्टेज सप्लाई कितने का है, 5 वोल्ट का। यहाँ पे आपका R1 और R2 दो सीरीज में है, और यहाँ पे R1 और R2 क्या है, पैरेलल में है। ठीक है, रेजिस्टेंस किसमें ज्यादा होगा, अरे आर की वैल्यू तुम पढ़ चुके हो भाई साहब। जब सीरीज में होता है तो रेजिस्टेंस क्या होता है, R1 + R2। और जब पैरेलल में होता है तो 1/R इज इक्वल टू 1/R1 + 1/R2। ठीक है, तो ये वाला रेजिस्टेंस आपका हमेशा, पैरेलल रेजिस्टेंस इज मच मच लेसर देन सीरीज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जितना कम होगा करंट उतना ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब करंट इन पैरेलल रेजिस्टेंस इज मोर देन करंट इन सीरीज रेजिस्टेंस। समझ में आ रहा है भाई साहब, रेजिस्टेंस इन पैरेलल, इसीलिए तो हम पैरेलल रेजिस्टेंस करते हैं। आपके जितने भी इलेक्ट्रिकल गैजेट्स हैं वो आपके पैरेलल रेजिस्टेंस पे कनेक्टेड है। तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल इज ऑलवेज लेसर देन रेजिस्टेंस इन सीरीज। ठीक है, तो इसीलिए आपका क्या हो जाएगा भाई साहब, IP इज ग्रेटर देन IS। अगर IP इज ग्रेटर देन IS मतलब यहाँ पे करंट आपका ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, ये वाला जो करंट है और ये वाला जो करंट है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं I2 इज ग्रेटर देन I1। अगर I2 ग्रेटर देन I1 हो गया तो ज्यादा आपके मैग्नेटिज्म कहां पे होगी, क्योंकि जितना ज्यादा करंट होगा, ठीक है, मैग्नेटिज्म उतना ज्यादा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मैग्नेटिज्म इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिज्म होगा। तो कहां पे भाई साहब आपके मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, तो यहाँ पे द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन ए इज लार्जर देन बी, रॉन्ग। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन बी इज लेस देन ए, ये एक ही बात है भाई साहब। ठीक है, ओके। द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन ए एंड बी इज सेम, ये भी रॉन्ग। द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज ए इज लेस देन बी, दिस इज करेक्ट। ठीक है, क्या ये समझ में आ रहा है, क्योंकि ये भाई साहब आपका पैरेलल रेजिस्टेंस है और क्योंकि ये आपका भाई साहब सीरीज रेजिस्टेंस है, एंड वी नो दैट पैरेलल रेजिस्टेंस इज लेसर देन सीरीज रेजिस्टेंस, तो करंट इन पैरेलल इज मोर देन करंट इन सीरीज। ठीक है, क्लियर है भाई साहब, आर बी क्लियर, ओके ओके ओके। When electric current is passed through a solenoid, it shows magnetic lines of force। तो आपका भाई साहब सोलेनॉइड क्या होता है, व्हाट इज अ सोलेनॉइड बच्चा पार्टी, ये आपका एक सोलेनॉइड है, दिस इज बेसिकली अ सोलेनॉइड, ये आपका एक सोलेनॉइड है। ठीक है, जब आप इलेक्ट्रिक करंट इसमें से पास कर रहे हैं, ठीक है, जब आप इलेक्ट्रिक करंट इसमें से पास कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट, व्हेन यू आर पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, व्हाट विल इट बिकम, द सोलेनॉइड बिकम्स अ बार मैग्नेट, द सोलेनॉइड बिकम्स अ बार मैग्नेट। ठीक है, तो आपका भाई साहब सोलेनॉइड क्या हो जाएगा, द सोलेनॉइड विल बिकम अ बार मैग्नेट। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ओके ओके ओके। State where the given statement is true or false। The frequency of AC is 50 Hz। तो ये आपका ट्रू है। ठीक है, क्योंकि आपका जो डोमेस्टिक सर्किट है, डोमेस्टिक सर्किट में आपका डोमेस्टिक सर्किट में आपका AC का फ्रीक्वेंसी होता है 50 हर्ट्ज। ठीक है, डोमेस्टिक सर्किट में AC का फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 50 हर्ट्ज। ठीक है, क्लियर है भाई साहब, ओके ओके ओके। An electric motor converts mechanical energy into electrical energy। 2022 का क्वेश्चन है भाई साहब। An electric motor converts mechanical energy into electrical energy। तो आपका क्या है, ट्रू है या फॉल्स, ये आपका हो जाएगा फॉल्स। क्यों, क्योंकि एन इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। एन इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल। ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है भाई साहब, आर वी क्लियर, ओके ओके। फाइंड द ऑड वन आउट। यहाँ पे आपको दिया हुआ है वोल्ट मीटर, अमीटर, गैल्वेनोमीटर, थर्मोमीटर। क्यों, यहाँ पे देखो थर्मोमीटर बेसिकली क्या मेजर करता है, इट मेजर्स टेम्परेचर। ठीक है, एंड ऑल दीज आर बेसिकली वर्किंग ऑन, दे वर्क ऑन मैग्नेटिक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, वोल्ट मीटर, अमीटर, गैल्वेनोमीटर, दे आर ऑल वर्किंग ऑन द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। थर्मोमीटर वर्किंग ऑन टेम्परेचर। ठीक है, थर्मोमीटर इज यूज्ड टू measure temperature basically।
ये आपका मेजर टेम्परेचर, और यहाँ पे अपन बोल सकते हैं इट डजेंट वर्क ऑन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इस पे काम नहीं करता है वैसे, ठीक है। ऑल दीज अप्लायंसेस वेदर यू वोल्टमीटर, अमीटर और गैल्वेनोमीटर, दे आर ऑल वर्किंग ऑन, ये आपका मेन है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। थर्मोमीटर इज अ डिवाइस which definitely is used to measure temperature but it is not working on magnetic effect of electric current, ये आपके मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ओके, give scientific reasons in the electrical equipment producing heat, example iron, electric heater, boiler, toaster, etc. An alloy such as nichrome is used, not pure metal. तो हम यहाँ पे भाई साहब नाइक्रोम को क्यों यूज कर रहे हैं? The heating devices such as iron, electric heater, toaster, boiler, etc. works on the principle of heating effect of electric current. ये किस पे बाउंड कर रहा है भाई साहब? हीटिंग इफेक्ट। और हीटिंग इफेक्ट में क्या होता है? H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, कितना हीट प्रोड्यूस हो रहा है, दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है, ठीक है। दिस इज बेसिकली जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। किसी भी डिवाइस में कितना, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भाई साहब, किसी भी डिवाइस में कितना हीट प्रोड्यूस कर रहा है, ये होता है भाई साहब आपका करंट, ये होता है उस डिवाइस का रेजिस्टेंस, एंड दिस इज द टाइम फॉर विच करंट इज पास्ड, टाइम फॉर विच टाइम फॉर विच करंट इज पास्ट, ठीक है। ये आपका हो गया भाई साहब जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है, क्लियर है। द हीटिंग डिवाइसेस सच एज आयरन, इलेक्ट्रिक हीटर, टोस्टर, बॉयलर एक्सेट्रा वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अलॉय सच एज नाइक्रोम एज कंपेयर टू मेटल्स हैव हायर रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो इनकी भाई साहब रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है, नाइक्रोम की जो रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी जितना ज्यादा रेजिस्टिविटी होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। नाइक्रोम एक अलॉय है और इसकी जो रेजिस्टिविटी है, देखो रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है आपका रेजिस्टिविटी इंटू एल बाई ए। तो ऑब्वियसली भाई साहब रेजिस्टेंस किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टिविटी पे। तो अगर रेजिस्टिविटी आपका हाई होगा, रेजिस्टेंस भी हाई होगा, और अगर रेजिस्टेंस हाई होगा तो हीटिंग इफेक्ट हाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे हीटिंग इफेक्ट इज जनरली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, तो ऑब्वियसली हीटिंग इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी, ठीक है। इस पे तो alloys such as nichrome as compared to metals have higher resistivity. Unlike metals, they can be heated to higher temperature. तो metals हम यहाँ पे basically they can be heated to higher temperature. Hence, heating devices like electric heater, boiler, toaster, etc. are made up of alloys than pure metal. ठीक है, इससे बने हुए होते हैं, ठीक है। एक मिनट इसको जरा पढ़ लीजिए।
Okay, so electric motors are like observe the following diagram and write the answers. तो which instrument यहाँ पे कौन सा इंस्ट्रूमेंट है भाई साहब? दिस इज बेसिकली एन एसी जनरेटर. ठीक है, इसमें आपका भाई साहब ऑल्टरनेटिंग करंट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है. ठीक है, ओके. कौन सा हम यूज करते हैं भाई साहब? विच रूल इज यूज टू डिटरमिन द डायरेक्शन ऑफ करंट प्रोड्यूस? तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल. ठीक है, व्हाट इज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल? दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द मोशन. ठीक है, ये हो जाएगा आपका मोशन ऑफ द कंडक्टर. दिस विल बी फ्लो ऑफ करंट एंड दिस विल बी मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, तो अगर आप देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये आपका फ्लो ऑफ करंट है, तो ये ऊपर की तरफ जाएगा. ऐसा है ना भाई साहब, ये ऐसे प्लेस्ड है, ये दो बॉक्सेस हैं, इनके बीच में ये प्लेस्ड है, तो यहाँ पे फ्लो ऑफ करंट है. ठीक है, दिस इज बेसिकली फ्लो ऑफ करंट. देखो इस तरफ जा रहा है फ्लो ऑफ करंट, और ये क्या है भाई साहब? आपका मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड विल ऑलवेज बी फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ होगा. ठीक है, तो दिस इज बेसिकली मोशन. तो आपका ये मोशन हो जाएगा, ये पलटी मारेगा. ठीक है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल इज यूज्ड टू डिटरमिन द डायरेक्शन ऑफ द करंट प्रोड्यूस. लेफ्ट हैंड रूल तो आपका यहाँ पे इसको स्ट्रेच द थंब, इंडेक्स फिंगर वगैरह वगैरह. ठीक है, कंसीडर द डायरेक्शन ऑफ फ्लो फ्रॉम बी टू वन टू इंक्रीज द करंट. तो आपका भाई साहब यहाँ पे इन विच डायरेक्शन B1 टू B2 और B2 द करंट विल फ्लो इन द एक्सटर्नल सर्किट. अभी यहाँ पे आओ, देखो ये ऐसे जा रहा है, तो इधर आया करंट, तो इधर कहां से कहां करंट फ्लो करेगा भाई साहब? B2 से B1, है ना, ये करंट फ्लो हो रहा है. देखो इट विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम B2 टू B1 इन द एक्सटर्नल सर्किट. मतलब बाहर वाले सर्किट में आपका करंट कहां से कहां फ्लो होगा? B2 टू B1. ठीक है, ओके. सो इन द एक्सटर्नल सर्किट द करंट विल फ्लो फ्रॉम B2 टू B1. व्हाट चेंज विल हैव टू बी मेड इन द कॉइल फॉर इंक्रीजिंग द करंट? तो अगर हमको इंक्रीज करना है करंट, तो क्या करें हम भाई साहब? नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाएं. ठीक है, इफ या तो आपका नंबर ऑफ टर्न्स अगर हम बढ़ा देंगे, so that's how the current will increase. ठीक है, if we increase the number of turns को अगर हम बढ़ाते हैं, तो आपका करंट भी भाई साहब क्या हो जाएगा? करंट विल ऑल्सो इंक्रीज. ठीक है, ओके. ऑब्जर्व द गिवन फिगर. फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल है. देखो ये मोशन ऑफ कंडक्टर हो गया, दिस इज व्हाट? मैग्नेटिक फील्ड, एंड दिस इज व्हाट? इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है, तो ए इज डिनोटिंग व्हाट? ए इज डिनोटिंग व्हाट? magnetic field. This is denoting magnetic field. This will be from north to south. This will always be from north to south. और ये आपका क्या हो जाएगा भाई साहब? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये आपका मोशन ऑफ द कंडक्टर है. आप भाई साहब कंडक्टर को घुमा रहे हैं, और इसमें एक्चुअली आप क्या चेंज कर रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को चेंज कर रहे हैं. तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है आपका चेंज होगा, और इससे आपका क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, तो आप जब भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को डिस्टर्ब करते हैं, व्हेन यू डिस्टर्ब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, दे ऑलवेज प्रोड्यूस करंट. दे ऑलवेज प्रोड्यूस करंट. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को डिस्टर्ब करने से आपका क्या प्रोड्यूस होता है? करंट. ठीक है, क्लियर है? रीड द फॉलोइंग passage and answer the following questions. The home electrical connection consists of live, neutral and earth wires. The live and the neutral wires have potential difference. कितना है भाई साहब आपका potential difference? 220 volt. The earth is connected to the ground due to a fault in the equipment, or if the plastic coating of the live and the neutral wires gives away, the two wires come in contact with each other and a large current flows through it, producing heat. ठीक है, if any inflammable material such as wood, cloth, plastic etc exists around that place, it will catch fire. ठीक है, therefore a fuse wire is used as a precautionary measure. Name the two wires having potential difference of 220 volts. तो आपका देखो जो प्लग पॉइंट होता है वो ऐसा होता है, देखो. ठीक है, तो ये आपका लाइव वायर है, एक होता है भाई साहब आपका लाइव वायर, और दूसरा होता है आपका भाई साहब न्यूट्रल वायर. लाइव वायर और न्यूट्रल वायर में भाई साहब कितना होता है डिफरेंस? 220 वोल्ट्स. लाइव वायर और न्यूट्रल वायर में कितना डिफरेंस होता है भाई साहब? 220 वोल्ट. ठीक है, शॉर्ट सर्किट क्या होता है? व्हाट इज शॉर्ट सर्किट? ठीक है, इफ समहाउ द लाइव एंड द न्यूट्रल वायर्स कम इन कांटेक्ट. अगर लाइव वायर और न्यूट्रल वायर कांटेक्ट में आ गए, तो ये क्या हो जाएगा भाई साहब? शॉर्ट सर्किट हो जाएगा. दिस विल रिजल्ट इन अ शॉर्ट सर्किट. ठीक है, ओके, दैट इज कॉल्ड शॉर्ट सर्किट. देखो यहाँ पे गिव्स वे द वायर्स इन कांटेक्ट ड्यू टू अ फॉल्ट इन द इक्विपमेंट, लार्ज करंट. तो यहाँ पे बहुत ज्यादा करंट फ्लो होगा. इसका बेसिकली होगा क्या? जैसे ही लाइव वायर और न्यूट्रल वायर कांटेक्ट में आ गए, तो शॉर्ट सर्किट मतलब देयर विल बी अ लार्ज अमाउंट ऑफ करंट. देयर विल बी अ लार्ज अमाउंट ऑफ करंट that will be flowing through.
एक बहुत ज्यादा करंट फ्लो करेगा, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली शॉर्ट सर्किट। राइट द फंक्शंस ऑफ अ फ्यूज। फ्यूज का फंक्शन क्या है भाई साहब? टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ करंट। ये आपका जो कंट्रोल है, तो फ्यूज क्या करता है भाई साहब? सर्किट को ऑफ कर देता है, ठीक है। इट स्विचेस ऑफ द सर्किट। ये भाई साहब सर्किट को ऑफ कर देता है, ठीक है। इट स्विचेस ऑफ द सर्किट, ठीक है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ फ्यूज? इट स्विचेस ऑफ द सर्किट। ये सर्किट को स्विच ऑफ कर देता है इफ देयर इज अ लार्ज अमाउंट ऑफ करंट, लार्ज अमाउंट ऑफ करंट। तो स्विचेस ऑफ द सर्किट इफ देयर इज अ लार्ज अमाउंट ऑफ करंट दैट इज फ्लोइंग थ्रू। अगर बहुत ज्यादा करंट फ्लो हो रहा है तो इट स्विचेस ऑफ द सर्किट, ठीक है। टू अवॉइड टू अवॉइड डैमेज to avoid damage to electrical appliances, to avoid damage to electrical appliances, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है भाई साहब। डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट में भाई साहब क्या होता है? ऑल्टरनेटिंग करंट वेरीज इन मैग्नीट्यूड। तो आपका भाई साहब ये कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है? ऑसिलेटरी मोशन में मैग्नीट्यूड में वेरी कर रहा है, ठीक है। इसका भाई साहब क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्ट करंट फ्रॉम अ सोर्स रिमेन्स द सेम, दैट इज नॉन ऑसिलेटरी। डायरेक्शन रिवर्सेस पीरियोडिकली। डायरेक्शन भाई साहब आपका चेंज होता रहता है। जैसे एसी करंट में ये प्लस है, ये माइनस है, फटाक से ये माइनस प्लस, फिर अगेन भाई साहब ये प्लस माइनस, फिर अगेन भाई साहब ये माइनस प्लस, ऐसा होता रहेगा इन दोनों पॉइंट्स में, ठीक है। और ये कितनी फ्रीक्वेंसी से होता है? 50 पर सेकेंड। तो इसीलिए हम इसको 50 हर्ट्ज बोलते हैं। एसी की फ्रीक्वेंसी इतनी है, ऑल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी फॉर चेंजिंग द पोटेंशियल इज दिस मच। डायरेक्शन यहाँ पे सेम रहेगा डायरेक्ट करंट में, यहाँ पे डायरेक्शन विल बी द सेम। दिस टाइप ऑफ करंट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल हाउस होल्ड अप्लायंसेस। जितना भी आपका टीवी, फैन, फ्रिज, ये सब का सब भाई साहब आपके एसी करंट से कनेक्टेड है, ठीक है। और यहाँ पे भाई साहब दिस टाइप ऑफ करंट इज नॉट यूज मच फॉर हाउस होल्ड पर्पसेस बट यूज इन बैटरीज, टॉर्चेस एक्सेट्रा। तो आपका जो भी अप्लायंस है, जैसे आपका समझ लो मोबाइल है, इसको अगर आपको चार्ज करना है तो आपको एक चार्जर की इस्तेमाल करनी पड़ती है। ये चार्जर बेसिकली करता क्या है? चार्जर आपके एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करता है, तभी जाकर आपका बैटरी चार्ज हो पाएगा, ठीक है। बैटरी डीसी करंट में ऑपरेट करेगा, ठीक है। कोई भी बैटरी आपका डीसी करंट में ऑपरेट करेगा, वो एसी करंट में ऑपरेट नहीं कर पाएगा। तो अगर आपके मोबाइल फोन में जो बैटरी है उसको आपको चार्ज करना है तो आपके एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और एसी को डीसी करंट में कौन कन्वर्ट करता है? चार्जर, ठीक है। तो ये आपका चार्जर हो गया। फ्रीक्वेंसी ऑफ इंडिया इज हाउ मच? 50 हर्ट्ज, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ डीसी इज 0। प्रोड्यूस बाय एसी जनरेटर। ये भाई साहब कौन प्रोड्यूस करता है? एसी जनरेटर। दिस इज प्रोड्यूस बाय डीसी जनरेटर। ये आपका एसी जनरेटर प्रोड्यूस कर रहा है, और ये आपका कौन प्रोड्यूस कर रहा है? डीसी जनरेटर। आर वी क्लियर? ठीक है, ओके ओके ओके। ऑब्जर्व द डायग्राम्स। तो यहाँ पे भाई साहब आपका मैग्नेटिक नीडल है और ये एक सर्किट है। विच इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज शोन इन द अबव। यहाँ पे इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा भाई साहब? आपका ये घूम जाएगा। जैसे ही आपकी इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, द मोमेंट इलेक्ट्रिसिटी पासेस, ठीक है, तो आपका भाई साहब ये क्या होगा? ट्रूम घूम जाएगा। विच इफेक्ट? तो ये आपका कौन सा इफेक्ट है भाई साहब? आपका मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज शोन इन दी गिवन फिगर, ठीक है, ओके। व्हाट विल हैपन इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक सेल्स इज इंक्रीज। अगर आपने इलेक्ट्रिक सेल्स को बढ़ा दिया तो आपका क्या हो जाएगा भाई साहब? ज्यादा करंट जाएगा, ज्यादा करंट जाएगा तो ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा। इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक सेल्स इज इंक्रीज ऑन द मैग्नेटिक नीडल, द डिफ्लेक्शन ऑफ द नीडल इंक्रीजेस। क्योंकि आपका भाई साहब सेल्स को अगर आप बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, और डिफ्लेक्शन फिर बढ़ जाएगा, ठीक है। इट विल गेट मोर डिफ्लेक्टेड। क्या ये समझ में आ रहा है? सेल से आपका करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो भाई साहब आपका ज्यादा डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगा, ठीक है, ओके। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर एंड द मैग्नेटिक नीडल इज डिक्रीज। अगर कंडक्टर और मैग्नेटिक नीडल के बीच में जो डिस्टेंस है इसको अपन ने डिक्रीज कर दिया तो क्या होगा? और ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा। क्योंकि जितना आप दूर जाते जाओगे कंडक्टर से, उतना मैग्नेटिक फील्ड क्या होता जाएगा? डिक्रीज होता जाएगा। कंडक्टर के आप जितना पास आते जाओगे उतना मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। सो इफ द करंट इज फ्लोइंग, ओके, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीज, द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजेस। कोई भी कंडक्टर से आप जितना दूर जाते जाओगे वैसा मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होता जाएगा।
और कोई भी कंडक्टर की जितना पास आते जाओगे मैग्नेटिक फील्ड भाई साहब आपका इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। इफ द करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम ए टू बी, अगर करंट आपका भाई साहब कहां से कहां फ्लो हो रहा है, ए टू बी, ठीक है, साउथ टू नॉर्थ, द साउथ पोल ऑफ द कंपास नीडल मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए दैट इज टुवर्ड्स ईस्ट। तो आपका देखो ए टू बी फ्लो हो रहा है। अभी देखो इसको ऐसे ऐसे कर रहे हैं हम, इसको ऐसे समझो, ये आप राइट हैंड रूल, थंब रूल, तो करंट इस डायरेक्शन में, आपका मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड कहां से कहां होता है, नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। तो आपका नॉर्थ टू साउथ, तो मतलब इस तरफ नॉर्थ और बस ऐसे जा रही है, नॉर्थ टू साउथ, है ना। तो अगर नॉर्थ टू साउथ ऐसे हो रहा है तो आपका भाई साहब यहाँ पे कैसा हो जाएगा, देखो नॉर्थ टू साउथ मतलब इससे जाएगा तो इस तरफ आपका, इस तरफ डिफ्लेक्शन हो जाएगा और इस तरफ आपका नीचे जाएगा। अगर आपका करंट इस तरफ कर दिया तो आपका भाई साहब ऐसे हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है भाई साहब। देखो यहाँ पे क्या है आपका, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट को रिपेल करेगा और ये साउथ है, ठीक है। इफ द करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम ए टू बी, अगर भाई साहब आपका करंट ए टू बी फ्लो हो रहा है, south to north, the south pole of the compass needle moves away from the point A that is towards east. If the current is flowed from B to A that is north to south, the south pole of the compass needle moves towards the point that is towards west. ओके यहाँ पे क्या है भाई साहब आपका, देखो राइट द नेम्स ऑफ एनी टू इंस्ट्रूमेंट्स विच वर्क ऑन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ऐसा कोई भी, देखो कभी भी करंट जाएगा ना तो हमेशा ये ऐसे, ये वाला जो पॉइंट है ये नॉर्थ वाला है, इस तरफ मूव करेगा, मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्थ इसकी तरफ मूव करेगा, ठीक है। whenever current is flowing, जब भी करंट ऐसी डायरेक्शन में जा रहा है, मैग्नेटिक नीडल आपने रखा है तो मैग्नेटिक नीडल का जो नॉर्थ है वो इसकी तरफ मूव करेगा और साउथ उससे पीछे। अभी यहाँ पे करंट ऐसे जा रहा है तो आपका भाई साहब साउथ इस तरफ मूव करेगा, नॉर्थ इधर, ठीक है। क्लियर है, ओके। तो आपको यहाँ पे पूछा गया राइट द नेम्स ऑफ एनी टू इंस्ट्रूमेंट्स विच वर्क ऑन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आपके बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, अमीटर हो गया, ये माइक्रोफोन है, देखो ये भी आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे काम करता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक बेल, गैल्वेनोमीटर, लाउड स्पीकर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, इलेक्ट्रिक मोटर, टेलीफोन रिसीवर, रेडियो, स्टीरियो स्पीकर, ऑल दीज बेसिकली वर्क ऑन द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये सारे के सारे भाई साहब आपके मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे काम करते हैं, ओके। Observe the given figure of Fleming's left-hand rule and write the labels of A and B. A और B के लेबल्स आपको लिखने हैं। फोर्स ऑन द कंडक्टर भाई साहब कितना हो जाएगा, ये वाला आपका क्या है, दिस इज बेसिकली फोर्स ऑन द कंडक्टर, ठीक है। ये आपका फोर्स ऑन द कंडक्टर, ये आपका क्या हो जाएगा भाई साहब, होती है बताइए, दिस इज डायरेक्शन ऑफ करंट, ये आपका भाई साहब हो गया करंट, करंट की मैग्नेटिक फील्ड है भाई साहब, दिस इज बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। सो दिस विल बी मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड भाई साहब क्या होता है, हमेशा आपका नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा भाई साहब, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये हो जाएगा भाई साहब आपका डायरेक्शन ऑफ करंट। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और करंट एप्लीकेबल है और उस पर एक फोर्स लगेगा। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल में क्या है, आप उसको घुमा रहे हैं, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड है और उसके वजह से एक क्या प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस करंट बोलेंगे, ठीक है। क्लियर है, ओके। उसको अपन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे, ओके। ये इलेक्ट्रिक मोटर का भाई साहब थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा क्या पूरा सा ही पढ़ लीजिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। तो यहाँ पे आपका देखो एक कॉइल है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग डायग्राम, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है भाई साहब, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड है, कॉइल है, यहाँ पे भाई साहब आपका कार्बन ब्रशेस है, ये आपका कंडक्शन रिंग है। राइट द प्रिंसिपल ऑन विच द अप्लायंस वर्क्स, तो आपका प्रिंसिपल क्या है, द इंस्ट्रूमेंट एज शोन, तो इंस्ट्रूमेंट है क्या, पहली बात आइडेंटिफाई, तो दिस इज बेसिकली एन एसी जनरेटर, एसी जनरेटर है भाई साहब, ठीक है। ये क्या कर रहा है, एसी करंट प्रोड्यूस कर रहा है। इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ईएमआई जिसको हम बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सो व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ आपका एसी जनरेटर, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। व्हेन द कॉइल ऑफ द इलेक्ट्रिक जनरेटर रोटेट्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूसेस अ करंट इन दिस कॉइल, this induced current, इसको हम बोलेंगे working, when the axle is rotated with the help of the machine from outside, coil ABCD starts rotating, ये आपका रोटेट करने लगेगा। on rotating the axle, the branch AB moves upwards, ठीक है, and the CD moves downwards, hence coil ABCD rotates clockwise, तो ये आपका भाई साहब clockwise रोटेट करेगा। according to Fleming's right hand rule, current flows in the direction, आपका किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ABCD में, therefore current flows from B2 to B1, ठीक है, in the external circuit। तो आपका भाई साहब करंट कहां से कहां फ्लो हो रहा है, B2 to B1, ठीक है। आफ्टर हाफ रोटेशन द ब्रांच AB and CD exchange their positions and the induced current flows as DCBA. Since branch BA is in contact with brush B1 and branch DC is in contact with B2, current flows from B1 to B2.
तो करंट आपका कहां से कहां फ्लो हो रहा है भाई साहब, B1 से B2, ये आपका रिपीट होता रहेगा आफ्टर B। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज पढ़ लीजिएगा अपने गाइड से, बुक से, जहां से भी पढ़ना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई साहब, ये इस पे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा आपका भाई साहब। लॉन्ग आंसर का क्वेश्चन भी बन सकता है, शॉर्ट आंसर भी बन सकता है, MCQ भी बन सकता है, इसमें बनेगा ही क्वेश्चन, डेफिनेटली बनेगा। ठीक है, ओके। सो आपका भाई साहब ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो भाई साहब इसको करना है। टू टंगस्टन बल्ब्स, ठीक है, दोनों भाई साहब कितने वॉट के हैं, 50 वॉट्स, 50 वॉट का एक बल्ब है, और भाई साहब 60 वॉट का। वर्क ऑन अ 220 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। इफ दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, हाउ मच करंट विल फ्लो इन द मेन कंडक्टर, कितना करंट फ्लो होगा। पैरेलल में कनेक्टेड है भाई साहब, यहाँ पे देखो ऐसा कनेक्शन है, ये हो गया एक कनेक्शन, ये हो गया एक कनेक्शन, ठीक है। आपका भाई साहब एक 50 वॉट्स का है, और एक है भाई साहब आपका 60 वॉट्स का, ये आपके वोल्टेज से कनेक्टेड है। आपसे पूछा है यहाँ पे कितना करंट फ्लो होगा, यहाँ पे कितना करंट फ्लो होगा। टू टंगस्टन बॉल्स, ठीक है, वर्क ऑन अ 220, इफ दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, हाउ मच करंट विल फ्लो इन द मेन कंडक्टर। अब बोलो भाई साहब कैसे करोगे, हाउ मच करंट विल फ्लो इन द मेन कंडक्टर। वॉट मतलब क्या होता है, पावर, पावर मतलब इन दोनों में सेम वोल्टेज रहेगा। भाई साहब यहाँ पे कितना वोल्टेज है देखो, 220 वोल्ट्स, ठीक है। पावर क्या होता है भाई साहब, V इंटू आई, है कि नहीं। अगर हमको भाई साहब रेजिस्टेंस निकालना हो तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बोलो, V इंटू आई। तो पावर है आपका कितना भाई साहब 50 वॉट्स, वोल्टेज कितना है भाई साहब 220 आई, ठीक है, ये हो गया भाई साहब आई। तो इसमें आपका कितना करंट हो गया देखो 50 बाई 220, है कि नहीं, ये हो गया आपका I1, लेट्स से ये हो गया I1, इसमें इतना करंट जा रहा है भाई साहब, तो 5/22 है ना। और दूसरे वाले में भाई साहब PVI2, तो यहाँ पे आपका पावर कितना है बोलो 60, यहाँ पे आपका भाई साहब V220, और ये हो गया I2, तो ये हो गया भाई साहब आपका I2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60/220, ये कैंसिल कैंसिल, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो देयरफॉर टोटल करंट I that will be equal to I1 plus I2। भाई साहब यही टोटल करंट होगा ना, भाई कद्दू कटेगा दोनों में बटेगा, है ना। यहाँ पे भाई साहब I1 गया, यहाँ पे I2 गया, फिर वही I2 और I1, ये I1 और ये I2 यहाँ पे आके मिलकर I हो जाएंगे, है ना। तो टोटल करंट कितना हो जाएगा, टोटल करंट विल बी I1 प्लस I2। यही पूछा है आपसे कि टोटल करंट जो कंडक्टर में फ्लो हो रहा है वो कितना होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा I1 प्लस I2 विच विल बी हाउ मच 5/22 प्लस 6/22, तो ये कितना हो गया बोलो 11/22, दैट इज 1/2, दैट इज 0.5 एम्पियर, ठीक है। आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.5 एम्पियर। क्या है भाई साहब, आर वी क्लियर। ओके, हीट पे भाई साहब रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। वाटर एक्सपैंड्स ऑन रिड्यूसिंग इट्स टेम्परेचर बिलो बिलो 4 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और इसी बिहेवियर को अपन क्या बोलते हैं, दिस बिहेवियर इज नोन एज एनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, ठीक है। इसी बिहेवियर को अपन क्या बोलेंगे भाई साहब, एनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, ठीक है। वाटर एक्सपैंड्स ऑन रिड्यूसिंग इट्स टेम्परेचर बिलो 4 डिग्री सेंटीग्रेड एंड दिस बिहेवियर इटसेल्फ इज नोन एज एनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, ठीक है। द वेपर कंटेंट इन द एयर इज मेजर्ड ड्यूरिंग अ फिजिकल क्वांटिटी। वेपर कंटेंट एयर में कितना होता है उसको हम कैसे मेजर करते हैं भाई साहब, ठीक है, उसको हम मेजर करते हैं किसमें, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, absolute humidity. Vapor content in air is measured during a physical quantity which is known as absolute humidity. Okay. एक्सप्लेन भाई साहब, ये वाला आपको एक्सप्लेन करने दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है देखो, कोई सब्सटेंस है, ठीक है। तो पहले आइस और वाटर है, सॉलिड प्लस लिक्विड, इसको अपन ने हीट किया, ये 0 डिग्री पे आया। ये पूरा जब तक मेल्ट नहीं होगा देयर विल नॉट बी अ सिंगल डिग्री राइज इन टेम्परेचर। अगेन व्हेन इट हैज completely converted into water, you heat it, then you will see a rise in temperature. Again when it starts boiling, until and unless the entire water is converted into vapor, you will not notice a single degree rise in temperature। फिर भाई साहब आपका ये हो जाएगा। तो ये वाला भाई साहब आपका क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन,
ये हो गया आपका लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये वाला भाई साहब आपका क्या हो जाएगा, दिस विल बी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, दिस विल बी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, और ये हो गया लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। द गिवन टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ डेमोन्स्ट्रेट्स, ये क्या डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है भाई साहब, द बिहेवियर ऑफ वाटर व्हेन हीटेड कंटिन्यूअसली एंड यूनिफॉर्मली। लाइन सेगमेंट ए बी क्या डिनोट कर रहा है भाई साहब, ठीक है, 0 फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, दिस मीन्स द अमाउंट ऑफ हीट supplied to ice is entirely used for changing its state from solid to liquid, ठीक है। दस लाइन सेगमेंट ए बी डिनोट्स द कन्वर्जन, 0 डिग्री से भाई साहब आपका किसमें कन्वर्जन हो रहा है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर, तो ये आइस है, दिस आइस इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू वाटर, तो यहाँ पे आपका क्या चेंज हो रहा है भाई साहब, स्टेट चेंज हो रहा है, और इस दौरान जो हीट ऑब्जॉर्व होती है उसमें आपको टेम्परेचर राइज नहीं मिलता है, तो दिस इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये आपका है भाई साहब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट मतलब होता है गुप्त, ठीक है। सो द हीट विच इज सप्लाइड ड्यूरिंग अ स्टेट कन्वर्जन इज नॉट showing any corresponding rise in temperature, hence we call it as latent heat, ठीक है। ओके, तो ये हो गया आपका latent heat। ओके, line segment AB denotes conversion of ice at 0 degree centigrade into water at 0 degree centigrade. During this time, the heat given is completely used in conversion of state, the heat given is completely used in conversion of state। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, एंड हेंस हम यहाँ पे कोई हेंस नो टेम्परेचर राइज, हेंस नो टेम्परेचर राइज, यहाँ पे आपको टेम्परेचर राइज मिलेगा नहीं। यहाँ पे क्या हो रहा है भाई साहब, देखो लाइन सेगमेंट BC ये आपका क्या डिनोट कर रहा है, कंटिन्यूअस राइज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर फ्रॉम 0 to 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये वाला जो लाइन है, यहाँ पे भाई साहब आपका 0 से आपका वाटर का टेम्परेचर बढ़ रहा है, जैसे जैसे आप हीट देते जा रहे हैं, द हीट इज बेसिकली कॉरेस्पॉन्डिंग टू द राइज इन टेम्परेचर, वैसे वैसे टेम्परेचर में राइज होता जाएगा। यहाँ पे आकर 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज बेसिकली द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, यहाँ पे आकर फिर से अटक जाएगा, so this line segment BD basically exists, so at C boiling point of water is reached and heat मतलब ये हो गया आपका latent heat of vaporization during this transformation, again ये वाले में आपका क्या हो जाएगा भाई साहब, ठीक है, ये होता है आपका heat given conversion of state, यहाँ पे क्या है भाई साहब, solid to liquid, और यहाँ पे heat given is completely again used in conversion of state, completely used in conversion of state, और ये क्या हो जाएगा भाई साहब, लिक्विड टू गैस, ठीक है। अगेन यहाँ पे हेंस हम बोल सकते हैं नो टेम्परेचर राइज, कोई भी टेम्परेचर राइज इसमें नहीं होगा, और इसी को अपन क्या बोलेंगे, बेसिकली दिस इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। So at the boiling point a liquid gets converted into its vapor state and no temperature rise takes place, the entire amount of heat that you're trying to give is actually used up in the interconversion of the state of matter, okay। At the same time at the melting point the entire amount of heat that is given is used up in interconversion of state of matter। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ओके ओके ओके। अब भाई साहब इसको कर लो, यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखो, ऑब्जर्व the following graph and answer the following questions, name the process represented in the fixture। ये भाई साहब किस टाइप का प्रोसेस है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ गया, इसको अपन क्या बोलेंगे, दिस प्रोसेस इज नोन एज एनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस बिटवीन द टाइम इंटरवल ऑफ 0 to 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ये कौन से टाइम इंटरवल पे ऑपरेट हो रहा है भाई साहब, 0 to 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो व्हेन यू आर हीटिंग वाटर फ्रॉम 0 to 4 डिग्री सेंटीग्रेड इंस्टेड ऑफ एक्सपैंडिंग इट बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, ये भाई साहब आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा वॉल्यूम। ओके, ये आपका होप्स apparatus है, ठीक है। Define specific heat capacity, the specific heat capacity of a substance is the amount of heat required to raise the temperature of a unit mass of the substance by 1 degree centigrade। unit mass जनरली हम 1 ग्राम ले लेते हैं, ठीक है, unit mass of the object by 1 degree centigrade, amount of heat energy required to raise the temperature of unit mass of the substance by 1 degree centigrade is called specific heat और specific heat capacity, ठीक है। इसका भाई साहब क्या है, joules per kg डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। ये आपका होप्स apparatus हो गया, ये हो गया फ्रीजिंग मिक्सचर, ये हो गया थर्मोमीटर, ये हो गया फ्लैट बॉल, दिस इज बेसिकली द होप्स apparatus। ये होप्स apparatus का एक डायग्राम हो गया, ठीक है। ओके, सो दैट बेसिकली कंप्लीट्स, प्लीज पढ़ाई